बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इसको डिटेल से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूनिट, और उसके बाद जो है इसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कि अगर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो, एंगल बन रहा हो कोई, या एंगल की वैल्यू ज़ीरो हो, तो जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू वेरी करती है या नहीं करती एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन बाय वन जो है इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास ये आता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने वैसे भी नॉर्मली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है किसी कंडक्टर में से, तो वो टेम्परेरी बेसिस पे जब तक करंट गुजरता है तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर आ जाती हैं, और वो जब तक करंट गुजरता रहता है, फ्लो उसमें से कंटिन्यू रहता है, तब तक उसमें से जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उसकी सस्टेन रहती है। अब इसमें है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसमें से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर गिवन एरिया जो भी हमने नॉर्मल रखा हुआ होता है उस फील्ड में, उसके बिल्कुल सामने रखा होता है या उसकी फील्ड के अंदर ही रखा होता है, तो उसमें से जितनी लाइंस गुजरेंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से गुजरेंगी, उसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, याद रखना है कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस उसमें से गुजरेंगी उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू इसकी पॉसिबल हो सकती है। ये इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जिसको हमने नाम दिया हुआ है प्लस क्यू का। ठीक है, अब जो है दो एरियाज इसमें प्लेस किए हुए, एक एरिया ए है और एक एरिया बी है। अब यहाँ पर भी मैटर करता है कि जैसे ही ये चार्ज के क्लोजर है तो यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स जो है इनकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। जैसे ही दूर जाते हैं तो ये स्प्रेड हो रही हैं। तो एरिया ए को अगर आप नोटिस करें तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा गुजर रही है, मींस फ्लक्स की वैल्यू एरिया ए में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एरिया बी। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्यू लाइंस आ रही हैं, यहाँ पर उससे कंपेरेटिवली ज़्यादा जा रही है। तो हम इसको नाम देंगे कि ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जितनी ज़्यादा गुजरेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ जो है वो उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसमें वही बात को दोबारा से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने जो है दो रेक्टेंगुलर एरिया जो है उनको प्लेस करना है जो कि नॉर्मल होंगे फील्ड में। नॉर्मल का मतलब ये कि उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के एंगल पे उसमें पड़े हुए होंगे। तो जो है इसमें अब हमने क्या करना है कि ये एलिमेंट्स होते हैं वो सेम एरिया इनका होगा, लेकिन क्या होगा इसमें इंटेंसिटी जो वो फेस कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वो डिफरेंट होगी। तो उस बिहाफ पे इनका जो फ्लक्स है वो रीजन ए में जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रीजन बी। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करना था। अब इसमें ये भी हम मुराद कर सकते हैं कि ये जैसे जैसे जो है वो हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं चार्ज से, वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज होती जाती है। अब इसका प्रॉपर फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है। इसमें क्या है कि आपने एक कंसीडर करना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो हमने क्या करना है, एक एरिया को चूज करना है कि जो कि नॉर्मल हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के। तो जो है वो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस केस में इस तरह से डिस्कस करेंगे, फ्लक्स ई इज इक्वल टू ई ए। नॉर्मली जो होता है ई ए ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसके साथ में जब हम इसको थोड़ा सा एलेबरेट करके इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ई ए के साथ कॉस थीटा आता है। ठीक है, सपोज हम करते हैं कि एरिया जो होता है वो आपने पैरेलल रखा हुआ है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों में क्या है, कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस केस में क्या है कि कॉस 90 जो है वो हमें पता है उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। दूसरा केस ये है कि अगर हम इसको ऑब्जर्व करें कि एरिया अगर आपने इंक्लाइन किया है किसी स्पेसिफिक एंगल जो है वो कोई भी वैल्यू उसकी हो सकती है। मीन्स कुछ केसेस तो होते हैं ना कि हम स्पेसिफिकली इनको डिस्कस करते हैं, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है। कुछ होता है कि कोई भी हम इन जनरल इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है अगर हमारे पास जनरल कोई भी एंगल हो तो उसको हमने फ्लक्स को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो जिस तरह से बनेगा ई कॉस थीटा इंटू ए। अब थीटा जो होता है वो एंगल होता है बिटवीन किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में और डायरेक्शन नॉर्मल टू द एरिया। मतलब जो डायरेक्शन एरिया के नॉर्मल होगी या उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री के एंगल पे। तो जब वो हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो इस तरह से बनेगी, फ्लक्स ई ई डॉट ए, जैसे मैंने बताया था कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसमें डॉट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। अब इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन डिस्कस की हुई, जैसे अगर आपके पास थीटा जीरो है तो फ्लक्स भी आपके पास क्या है, ई ए आ जाएगा सिंपल, क्योंकि थीटा जीरो है तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो आपके पास बाकी जो है वो ई ए ही बचता है। ठीक है, दूसरे केस में जब आपके पास थीटा 90 डिग्री हो जाए तो फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। ये इसकी एग्जांपल इस तरह से बताई गई है कि जब ये इसके बिल्कुल हम नॉर्मल रखते हैं एरिया को 90 डिग्री पे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इसकी एरिया इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो
एंगल जीरो हो जाएगा, जब एंगल जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपके पास सिंपल ई ए आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें आपने इसको इस तरह से हॉरिजॉन्टल रख दिया है, नॉर्मल नहीं है, तो इसका जो एरिया है वो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, एरिया की डायरेक्शन इसमें। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो cos 90 जो है वो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगी। अब थर्ड केस जो है वो हमारे पास ये है कि हमने इसके साथ कोई एंगल बनाया है, ठीक है, ये जो एरिया हमने प्लेस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये कोई एरिया इसका स्पेसिफिक मतलब हमने नहीं किया, इन जनरल हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि कोई भी एंगल थीटा बन रहा है, तो जो है वो इसकी इक्वेशन ई कॉस थीटा ई ए बन जाएगी, या हम ई ए कॉस थीटा से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, इसमें क्या है कि आपको एक एरिया दिखाया गया है, उसका एंगल थीटा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ। इसमें हमें एक एग्जांपल गिवन है, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमें गिवन है कितना, हमें एक एग्जांपल गिवन है, इसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है और हमारे पास एरिया जो है वो भी हमने खुद से ही कैलकुलेट करना है। हमें साइड्स दे दी गई हैं रेक्टेंगल की, एक 5 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो 100 न्यूटन पर कूलम ये उसकी वैल्यू गिवन है, तो इसका एंगल जो है वो थीटा उसकी वैल्यू 60 है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब फ्लक्स को फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो यहाँ पर जब हम डॉट को हटाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो cos थीटा प्लेस कर देंगे, ई की वैल्यू हमें गिवन है, वो कौन कितनी वैल्यू है 100, एरिया हम कैलकुलेट कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे cos के साथ, तो यहाँ पर जो इसको जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। इसका सोल्यूशन भी आगे गिवन है, यहाँ से देख लीजिएगा। दूसरी बात है कि जीरो के केस में भी डिस्कस किया हुआ है, पहले थीटा जो है वो 60 के केस में है कि जब थीटा आपके पास 60 हो तो इसका आंसर क्या आएगा, और जब थीटा जीरो हो तो भी इसकी वैल्यू जो है वो उसके लिहाज से गिवन है। अब दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और हमारे पास जो शेप हो वो भी आर्बिट्रेरी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके एरिया को पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, डेल्टा ए1, डेल्टा ए2, डेल्टा ए3 एंड डेल्टा अप टू सो ऑन। तो इसमें पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, जैसे ये हमारे पास गिवन है, ये भी क्या है फील्ड भी हमें अंदाजा होगा कि यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, इनमें थोड़ा सा जो है वो इसमें वेरिएशन आ रही है। उसके बाद शेप भी इसकी जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी शेप है, जैसे हमने लास्ट टाइम रेक्टेंगुलर एक स्पेसिफिक शेप जो है वो इमेजिन की थी वैसी नहीं है। तो उसमें हम क्या करेंगे, इस पूरी शेप में हम क्या करेंगे, इसको पैचेस में डिवाइड कर देंगे। लाइक ये वाला जो है पैच हमारे पास डेल्टा ए आई और ई आई है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से जितने भी हमने पैचेस डिवाइड किए होंगे उन सबको बारी बारी कैलकुलेट करके ओवरऑल हम अगर सम कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने इसको सेपरेट सेपरेट जो है वो इसको सॉल्व करने के बाद इसका एडिशन ले लिया, समेशन के बाद हमारे पास जनरल वैल्यू ये आ जाएगी। तो जो है वो हम आज के लिए हमारे पास इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।